डियर स्टूडेंट, लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए देर ना करते हुए हम अनुपात समानुपात को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या इस बात को हम लोग समझते हैं। रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस बात को सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे हमने जनरल वे में रेशियो को जब रिप्रेजेंट किया होगा तो इस तरह से ए अनुपाते बी इसको हमने पढ़ा होगा, या ए रेशियो बी हमने इसको पढ़ा होगा। यानी कि अनुपात अगर हमको निकालना है तो जैसे मान लीजिए दो राशियां हैं, एक राशि 20 है और एक राशि 25 है। मान लीजिए ये कोई दो राशियां हैं और इन राशियों के निम्नतम जो पद होंगे, सबसे जो लोएस्ट टर्म होगा, उन संख्याओं का अनुपात कहलाएगा। उन संख्याओं का क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। अगर इसको हम काट दें तो 5 चौक का 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो यानी अगर इन दोनों राशियों का सबसे जो लोएस्ट टर्म हुआ ये हुआ, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और अनुपात को हम हमेशा बटे में भी लिख सकते हैं, यानी कि अनुपात को हम हमेशा भिन्न में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा गया है कि ए अनुपाते बी तो उसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी। और अगर इस तरह से कोई दो राशियां हैं और उसके लोएस्ट टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उन संख्याओं का क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। एक बात और हम लोगों को सीखना है कि अनुपात में किसी कांस्टेंट से गुणा करने पर वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए 4:5 है, अब किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें हमको पता नहीं है, तो बच्चे क्या कर देते हैं? इसी में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे आपने x से मल्टीप्लाई किया, ये ओरिजिनल संख्या हमारी क्या थी? ओरिजिनल संख्या हमारी क्या थी? 20 थी। तो ये 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 20 और 5x इजिकल 25 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5x। अगर इसको हम इक्वल करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 4x इजिकल टू 20 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसको काट देंगे तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5। तो अगर इस रेशियो में हम x की वैल्यू अगर हमको मिल गई, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगी? ओरिजिनल संख्या। तो देखिए 5 चौक का 20 ओरिजिनल संख्या और 5 25 हमको ओरिजिनल संख्या मिल गई। दूसरी बात, एक चीज और हम लोगों को यहाँ जान लेना बेहद जरूरी है कि अनुपात में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर वास्तविक संख्याएं तो मिलती हैं, लेकिन वो कांस्टेंट उन संख्याओं का माशा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? माशा, यानी HCF कहलाता है। देखिए HCF का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। तो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो यही x हमारा क्या कहलाता है? HCF भी कहलाता है। हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा, एक बार SSC क्वेश्चन पूछी या UPSI में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका दो अनुपात दिया गया था। अनुपात दिया गया था, मान लीजिए 3:4 दिया गया था और 3:4 में 4 ऑप्शन आपके पहले थे कि किसी कांस्टेंट से क्या किससे मल्टीप्लाई कर दें अनुपात में कि वास्तविक संख्याएं मिले। तो पहला ऑप्शन था किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, दूसरा ऑप्शन था क्या? HCF से मल्टीप्लाई, तीसरा ऑप्शन था कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट और सेकंड, और चौथा ऑप्शन था इसमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ बच्चे अक्सर यही जानकारी बच्चों को होती है कि किस अनुपात में किसी कांस्टेंट से गुणा कर देने पर वास्तविक संख्या मिले। तो कांस्टेंट पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, HCF आप छोड़ देते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी हम कांस्टेंट और HCF दोनों से मल्टीप्लाई करके वास्तविक संख्याओं को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा अनुपात है। अब समानुपात क्या है, इस बात को हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि समानुपात क्या है। समानुपात के इस बात को भी हम लोग सीख लेते हैं। अनुपात जो होता है दो राशियों के मध्य होता है, और समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों के मध्य होता है। जैसे मैंने कह दिया कि कोई एक मैंने अनुपात लिया, जैसे मैंने कोई एक अनुपात लिया A अनुपाते B, और एक मैंने अनुपात लिया, मान लीजिए सपोज दैट C अनुपाते D लिया, यानी एक अनुपात हमारा ये है और दूसरा अनुपात हमारा ये है। अगर दो अनुपातों के बीच जो संबंध होता है वो समानुपात कहलाता है। और समानुपात में दोनों अनुपात हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समानुपात का सिंबल क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? ये प्रतीक है। और समानुपात ये बताता है
कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको जानना बहुत जरूरी, समानुपात का कंडीशन ये है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, अनुपात और समानुपात। अब दूसरी बात हम लोगों को थोड़ी सी और सीखनी है कि अनुपात में संख्याओं को बांटते कैसे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुपात को संख्याओं में हम कैसे बांटे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपके पिताजी ने कुछ पैसे दिए और कहा कि भाई और बहन मिलकर के 2:3 में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए इस अनुपात में आपको डिवाइड करना। बच्चों में, प्यारे बच्चों में आपको सब एकदम बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट करना चालू किया हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं इस चीज को हम कैसे। अगर जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 50 रुपीज दिए और कहा कि 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। तो अब पैसे तो आपके पिताजी ने 50 दिया है और जो चीज आपने डिवाइड किया है क्या वो भी तो 50 ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 50 रुपीज मिले थे और उस 50 रुपीज को जब आप भाई बहनों ने बांटा, जब आप भाई बहनों ने 50 रुपीज को बांटा तो उस 50 रुपीज जो आपने बांटा उसका योग भी 50 के ही बराबर होगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ लेना। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आया 5 और ये एक्चुअली 50 के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा बांटा गया है और यही पैसा बांटा गया तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 1 = कितना हो जाएगा 10 और यही जो 1 = आया 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके भाग हो जाएंगे। तो कितना हुआ 10 दूनी 20 और 10 तिया कितना हुआ 30, यानी ये उनका ओरिजिनल भाग हुआ। अब हमको क्या करना है कि अगर इसको अन्य तरीके से भी बांटना है तो हम बांट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइए मैं बांट के दिखाता हूँ आपको किस तरह से और आप बांट सकते हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 2 जैसे मैंने आपसे कहा कि 2:3 में 50 रुपीज को बांटा गया था, 50 रुपीज को बांटा गया था। यानी कि अगर ये भाग हम देखें, एक को अगर 2 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिल रहा है 3, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ आपका 5 हुआ। और 5 में से किसी को अगर मिलता है तो 2 मिला। जैसे मान लीजिए आपकी टेस्ट की कॉपी पर 2/5 लिख दिया गया है तो आप इसका मतलब क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि 5 नंबर का टेस्ट हुआ, 2 नंबर्स आपको क्या हुआ मिला है। तो ऐसे अनुपात भी बताता है कि अगर 2 आपको चाहिए तो टोटल कितना था 5 में से 2, इसलिए आपका 50 में से कितना होगा। तो इस तरह से आप डिवाइड, यानी कि 3 आपका 3/5 आप लिख सकते हो और कितने में से आपका 50 में से। तो अगर इसको हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 2 20 यानी कि 20 और ये आपका हो जाएगा 5 9 50 और 10 यहाँ कितना हुआ 30। ये दोनों के क्या हो गए, हिस्से हो गए। ये हमारे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात की कुछ और कंडीशन है उसको हम सीख लेते हैं, फिर हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब जैसे अनुपात की कंडीशन होती है बीतत अनुपात, जिसको हम कंटिन्यूअसली रेशियो कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 राशियां आ गई। कितनी राशियां आ गई? 3 राशियां आ गई। मान लीजिए A आ गया और B आ गया और C आ गया। अगर इन 3 राशियों को अनुपात के रूप में आपको डिवाइड करना तो हम कैसे करें? अनुपात बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राशियां होनी चाहिए अनुपात के लिए, और अगर इनके बीच समानुपात का संबंध आपको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे? मान लीजिए कि यही फर्स्ट सीट पे 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मान लीजिए इस साइड वाले स्टूडेंट की साइड वाले स्टूडेंट से क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब ये इस बीच वाले से कह रहा भाई उससे बात मत करिए, और ये इधर से कह रहा बीच वाले से इससे बात मत करिए। तो अब बीच वाला लास्ट में एक डिसाइड करेगा कि भाई देखिए आप भी मेरे मित्र हैं और आप भी मेरे मित्र हैं। तो वो बीच में एक तरह का काम करेगा कि भाई मैं आपके भी साथ हूँ और आपके बाद भी साथ हूँ। तो वो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? मध्यस्थता का काम कर रहा है। तो यानी अगर ऐसी बातें होगी तो ये B जो होगा A के भी साथ होगा, तो जब A के साथ होगा तो A अनुपात B हो जाएगा, और जब इसके साथ होगा तो B अनुपात कितना हो जाएगा C। और जैसे 4 राशियां हुई तो हम समानुपात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानुपात, क्योंकि 2 अनुपातों के मध्य जो संबंध होता है वो समानुपात कहलाता है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा B² कितना हो जाएगा AC। इसी का नाम क्या होता है? मध्यानुपात। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछे कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए तो आपको B का मान निकालना है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए?
प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या निकालना है, ए का मान। अगर आपसे पूछेगा तृतीय अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, सी का मान निकालना है, सी का मान आपको निकालना। अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछे तो आपको सी का मान निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं 3 राशियां हैं तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भाई मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, या पूछ लेगा प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, अगर कभी कभी पूछ लेता है तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, इससे छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपात के लिए क्या होती है, 4 राशियां डायरेक्ट दी जाती हैं, और जैसे 4 राशियां दी जाती हैं तो हम डायरेक्ट रिलेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट रिलेशन ले लेते हैं, और यही डी हमारा क्या हो जाता है, चतुर्था अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है, चतुर्था अनुपात। तो इस बात को हम लोगों को जानना है कि अगर हमसे निकालना हो मध्यानुपात निकालना हो, या आपको तृतीय अनुपात निकालना हो, या आपको प्रथमानुपात निकालना हो, तो इस तरीके से आप b² = AC के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। b² = AC, या जनरल वे में बच्चा लिख सकता है कि b = √AC भी आप लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड जब जाता है तो वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वर्गमूल में बदल जाता है। इस बात को आपको जानना है। आइए देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे हम प्रश्न भी कराएंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, इसके बाद हमारा नंबर्स आता है जटिल अनुपात, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स रेशियो भी कह सकते हैं, या हार्ड रेशियो, या इसको मिक्स्ड रेशियो भी कहा जाता है। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। मिश्र अनुपात क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। मिश्र अनुपात, या हम इसको कॉम्प्लेक्स रेशियो भी कहते हैं। तो आइए मिश्र अनुपात देखते हैं क्या होता है। मिश्र अनुपात क्या होता है कि जैसे अनुपात दिए रहेंगे, जैसे दिया रहेगा A/B, फिर कामा करके दे दिया मान लीजिए P/Q, या और दे दिया कामा करके मान लीजिए R/S। नाम तो इसका मिश्र अनुपात, जटिल अनुपात, कॉम्प्लेक्स रेशियो भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से अगर पूछा जाता है, ये ब्रैकेट लगे रहते हैं एग्जाम में, जब भी प्रश्न आता है तो ब्रैकेट लगे रहते हैं। कह देगा A/B, P/Q, R/, कहेगा कि दिए गए अनुपात का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। कभी कभी वर्ड्स बदल देता है तो कहता है कि जटिल अनुपात ज्ञात कीजिए, कभी कभी कह देगा हार्ड अनुपात ज्ञात कीजिए। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, सारी बातें एक ही है। अगर इनके आपको मिश्र अनुपात निकालने हैं तो आपको क्या करना है, सबके फर्स्ट को लेकर के क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो A/P/R आप कर लीजिए, और अनुपात का सिंबल लगा देना। फिर सेकंड को आपको लेकर के क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो कितना हो जाएगा, B/Q/R। यस। अब क्या करेंगे, अगर इस साइड से इस साइड में कुछ कटेगा, अगर कॉमन होता, सपोज दैट जब डिजिट रहती है तो कॉमन रहता है अक्सर, तो कॉमन को आपको क्या कर देना, काट देना। उसके बाद जो बचेगा इस साइड का मल्टीप्लाई कर लेना। तो A/P/R, और अनुपात कितना हो जाएगा, B/Q/S। यही आपका क्या कहलाता है, जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात, आप इस बात को कह सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ऐसे पूछ लेगा कि 2/3, 4/5, या 4 मान लीजिए 6 कह दिया, और कह दिया गया कि इतने का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट आप ले लेंगे, तो 2/4 यानी फर्स्ट, और सेकंड ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/6। अब अनुपात का सिंबल अगर कट रहा तो काट दीजिए, तो आपका 2 3 6 4 हुआ, और 3 3 का कितना हुआ। ऐसे ये नहीं है कि 2 ही टर्म दिए जाएं, ये नंबर 7 टर्म एग्जाम में अक्सर 5 टर्म 6 टर्म इस तरह से आते हैं कि यानी कि 3 पद 4 पद 5 पद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पद आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, और आप उसको काट के छोटा कर लेंगे, ये मिश्र अनुपात कहलाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मिश्र अनुपात, एक आपका और अनुपात होता है योगानुपात, जिसको हम कंपोनेंटो कहते हैं। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो भी कह सकते हैं कि मिश्र योगा यानी योगांतरा अनुपात भी कहा जाता है, या योगानुपात। ये क्या होता है,
योगानुपात की जरूरत क्यों पड़ी? इस अनुपात की जरूरत तब पड़ी कि मान लीजिए कि अनुपातिक फॉर्म में कोई कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो, यानी कि कोई सवाल आप प्रश्न हल कर रहे हो और उस दौरान आपको कैलकुलेशन करने में समस्या आती है, तो योगानुपात लगाने से वो फंक्शन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसलिए हम उस पर क्या लगा देते हैं, योगानुपात लगा देते हैं। तो योगानुपात क्या है इसको हम आपको बता देते हैं, फिर क्वेश्चन में जब ये हमारी स्लाइड आएगी क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले योगानुपात क्या होता है। योगा अनुपात इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोनेंडो भी कह सकते हैं। तो आइए योगा अनुपात क्या होता है। ये अनुपात ऐसे दिए रहेंगे, मान लीजिए A अनुपात B और इधर मान लीजिए दिया गया 5:3, इस तरह से दिया गया और ये इक्वल रहेगा हमेशा। तो अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो A बाई क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। अब यही हम क्या लिखते हैं, योगानुपात लगा देते हैं। जब फंक्शन बड़ा होता है तब मैंने तो छोटा सा फंक्शन लिया है, योगानुपात लगा देंगे। और जैसे ये बात लिखने नहीं है, आप माइंड में जानना कि योगानुपात लगा। योगानुपात कहता है कि अंश में हर को जोड़ लीजिए, यानी अंश में हर को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए और अंश में से हर को घटा दीजिए, ये योगानुपात कहलाता है। फिर यही क्रिया इस साइड भी करनी है, अंश में हर को जोड़ लो और अंश में से हर को क्या कर दो, घटा दो। ये प्रोसेस आपने लगा दिया तो आपने क्या किया, योगानुपात लगा दिया। ये योगानुपात होता है। इस बात को आप लोगों को क्या करना, जानना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, अनुपात क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, समानुपात क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया, ये आपका वितत अनुपात क्या होता है इसके बारे में बताया। वितत अनुपात के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मध्यानुपात निकाल सकते हैं, तृतीयानुपात निकाल सकते हैं, प्रथमानुपात निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया जटिल अनुपात यानी कॉम्प्लेक्स रेशियो भी होता है। इसमें मैंने बताया आपको कि फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जो फंक्शन कटेंगे काट देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, जटिल अनुपात मिल जाएगा। चौथी बात मैंने आपको क्या बताई, यानी योगानुपात। योगानुपात में मैंने आपको बताया कि अंश में हर को जोड़ो और अंश में से हर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये 4 तरह के अनुपात आपको जानना। वैसे तो अनुपात बहुत सारे होते हैं, योज्य प्रतिलोम अनुपात होता है और बहुत सारे अनुपात होते हैं, लेकिन इन 4 से आपका काम हो जाएगा। तो आइए अब हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो थी, बेसिक तरीका था, मैंने आपको बताया, इसको आप माइंड में रख करके प्रश्नों को हल करिएगा। तो आइए इस आधार पर कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न आ गया है। फर्स्ट कह दिया गया 9 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि 9 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने मध्यानुपात ज्ञात करने का आपको तरीका बताया गया था। तो बताइए क्या है मध्यानुपात इसका। हमने क्या किया था, मध्यानुपात के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर A, B, C 3 राशियां हैं तो ये B क्या होगा, मध्यानुपात है। मैंने फॉर एग्जांपल बताया था कि फर्स्ट शीट पर जो 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस साइड की इस साइड से लड़ाई हो गई, तो बीच वाला किसका काम किया था, मध्यस्थता का काम किया था। तो हमने क्या कहा था कि ये इसके भी साथ रहेगा और ये इसके भी साथ रहेगा। तो दोनों लोगों के जब साथ था तो क्या हो गया था, B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ था, AC, और यही B क्या था, मध्यानुपात था। तो यहाँ अगर हम देखें कि 9 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्य क्या होगा, इनके बीच में B होगा। तो हम क्या लिखेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये A है ये C है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू यानी 16 9 144। और मैंने कहा था कि जब स्क्वायर रहता है तो इसको हम वर्गमूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 12 बराबर 144, यानी B इज इक्वल टू कितना हुआ, 12। यानी ये बता रहा है कि 9 और 16 का जो मध्यानुपात होगा वो कितना होगा, 12, यानी कि 12 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी क्या है प्यारे बच्चों, करेक्ट है। क्या सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। इस आधार पर मैं एक प्रश्न और कराना चाहूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 कह दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, सेम प्रश्न है, बस इसमें क्या है, अल्फाबेटिकली है और उसमें नंबरिंग की थी, बस इतने ही फर्क है। कह दिया गया B A तथा C का मध्यानुपाती है, तो A माइनस B का होल क्यूब अनुपाते B माइनस C का होल क्यूब।
किसके बराबर होगा। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, बताया गया कि अगर b मध्यानुपाती है तो बताइए कि ये फंक्शन इनमें से किसके बराबर है। ये बात हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि मध्यानुपात के केस में अगर b मध्यानुपाती है तो आपको बताया गया था क्या होता है, b² क्या होता है, AC। ये बातें आपको पता है। और अगर हम b लिखना चाहें तो b कितना हो जाएगा, √AC हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसी की सहायता से, जो चीज दी रहती है उसी सहायता से हम प्रश्न को हल कर। अब ये चीज दिया गया इतना इक्वल टू क्या होगा, अनुपात का मतलब मैंने बताया था भिन्न होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न फॉर्म में लिखेंगे। अब ये लिखा गया है a - b का होल क्यूब अनुपाते। अब अनुपात में लिखना चाहिए, अभी अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो b - c का होल क्यूब। सबको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि b की यहाँ वैल्यू b = √AC, यानी कि जहाँ b है उसकी जगह पे √AC लिख सकते हो, तो हम पुट कर देते हैं b की जगह पे √AC, तो आपका कितना हो जाएगा a, और b की जगह पे क्या लिखेंगे, √AC। और बाय अब होल क्यूब दोनों पे तो आप पूरे पे लगा सकते हो, उससे कोई इफेक्टिव नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा, b की जगह पे क्या लिख सकते हो, √AC, और आपका कितना हो जाएगा c। अच्छा हमको ये बताइए बच्चों, अगर ये लिखा गया कहीं सपोज डेट मान लीजिए a लिखा गया है, तो अगर इस a को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √a गुणे a। अगर कोई टर्म अंडर रूट में नहीं है, अगर उसको हम अंडर रूट में लिखना चाहें तो उस बात को हम 2 बार लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो अगर इन दोनों में से कॉमन लेना चाहे तो कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है, लेकिन a को हम 2 बार लिख सकते हैं, √a × √a। तो एक √a कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर होल क्यूब लगा तो होल क्यूब आपको लगना। अच्छा ये बताइए, किसी घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो अगर क्यूब लगा तो आपके ऊपर क्यूब लगेगा कि नहीं। आप जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उसी फैमिली आप बाहर भी निकल रहे हैं तो सब बताएगा ना किसी फैमिली का ये सदस्य है, तो अगर यहाँ क्यूब लगा तो यहाँ भी क्यूब लगे। तो इसको हम अगर √a कॉमन ले रहे हैं, तो √a जब हम कॉमन लेंगे तो ऊपर क्यूब लगा है तो क्यूब आपका लगा ही रहेगा। तो अगर यहाँ से √a कॉमन ले ले तो एक √a बच गया आपका, तो √a और माइनस कितना हो जाएगा, √c, क्योंकि a आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। ऐसे आप यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, √c कॉमन ले लीजिए, तो √c जब आप कॉमन लेंगे तो आपका क्यूब तो लगा ही रहेगा, और ये चीज आपकी बचेगी √। अब यहाँ से c कॉमन लिए तो √a बचा आपका, और √ कितना हुआ c, और ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब ये चीजें बराबर है आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। √ का मतलब हाफ होता है, √ का मतलब क्या होता है, हाफ। तो √ का मतलब हाफ होता है, तो यहाँ हाफ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, a⁴/2, और बाई कितना हो जाएगा, c पे 3 कितना हो जाएगा, 2। ये क्या है आपका 2। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का मतलब क्या हो सकता है, अनुपात हो सकता है, तो आपका लिख सकते हो a पे पावर 3/2 और अनुपात है c पे पावर 3/2। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। सबको समझ में आ गया। यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना था कि जब ये हमारे फंक्शन दिए गए b = √AC, तो b की वैल्यू आपको इस फंक्शन में पुट करना था और आपको कॉमन करना था। बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या करना था कि जब यहाँ a है तो a का मतलब हम अंडर रूट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको लिख सकते हैं √a × √a, 2 बार लिख सकते हैं। वही चीज मैंने कॉमन ले ली और काट दिया, जो आया वही हमारा क्या हुआ, आंसर। देखने में बहुत टिपिकल था, तो बहुत आसान प्रश्न था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, उसी पर डिपेंड है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है, अब की बार कह दिया गया है, यदि a अनुपात b = b अनुपात c हो तो a पे पावर 4 अनुपात b पे पावर 4। आपको इसी की सहायता से इस चीज को हल करना है, जैसे अगले प्रश्न में आपने हल किया था। तो फिर इसकी सहायता हम ले लेते हैं। तो बाई आपका दिया गया है कि a/b, हमने कहा कि जब भी कोई चीज अनुपात में लिखी है तो उसको आप भिन्न में लिख सकते हो। ये हुआ। अब तिरछा मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, b² क्या हुआ, AC। अगर b² AC, अगर b लिखे तो √AC हो जाए, लेकिन हमारा फंक्शन तो उसमें है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a पे पावर 4 और b पे पावर कितना हो जाएगा, 4।
अब यहाँ हमारे b स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा b पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब b पे पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं, a पे पावर कितना हो जाएगा 4 और a स्क्वायर और c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कितना होगा a स्क्वायर बाई c स्क्वायर। और आप जानते हैं कि बटे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो a स्क्वायर अनुपाते c स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, a स्क्वायर c स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सेम उसी तरह का प्रश्न है। कह दिया गया है यदि p अनुपाते q अनुपाते r इज इक्वल टू 1 अनुपाते 2 अनुपाते 4, तो अंडर रूट 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे अक्सर कुछ गलतियां कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि p इज इक्वल टू 1 है, q इज इक्वल टू 2 है और r इज इक्वल टू क्या 4 है, यहाँ पुट कर देते हैं तो इतने की मान क्या हो जाता है 5 आ जाता है, 5 को टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। अनुपात हमेशा ओरिजिनल नहीं होता। हाँ पुट कर सकते हो, कब, जब ये पद फ्रैक्शन में दिए गए, ये पद भिन्न में दिए गए होते हैं तो जो कांस्टेंट ऊपर नीचे होते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन ये चीज भिन्न में नहीं दी गई है, यानी ये ओरिजिनल मान आपको रखना पड़ेगा। तो यानी कि आप अगर यहाँ से तुलना करें तो p इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 है, तो यानी कि k मान लेते हैं, और q इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2k और r इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4k। अब इस मान को हमको क्या करना है, यहाँ पुट करना, अब पुट कर देते हैं। तो यहाँ आप k रखेंगे तो 5, यहाँ p की जगह पे k रखेंगे तो 5k स्क्वायर हो जाएगा, 5k स्क्वायर, और प्लस इसकी जगह पे जब रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2k, तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जगह पे जब आप पुट करेंगे तो कितना है 4k स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16k स्क्वायर। अब जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर, और 25k स्क्वायर अंडर रूट में तो वर्गमूल ले सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा k, यानी 5k आपका आंसर। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में 5k नहीं है, तो k को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी एलिमिनेट करना पड़ेगा k को। तो k इक्वेशन 1 से एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि k इज इक्वल टू क्या है p, यानी कि जहां k है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं p, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। इस तरह से अगर आपने सिर्फ 5 और ये पुट करके लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, जो क्या है गलत है। आपको टिक क्या करना है, इस पर करना है। सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है 5 क्या कह दिया गया है कि यदि a अनुपाते b प्लस c इज इक्वल टू बताया गया a अनुपाते 3, अब कह दिया गया c अनुपाते a प्लस b इज इक्वल टू 5 अनुपाते 7 हो, तो b अनुपाते a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या आपको बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, तो इसको हम तुरंत भिन्न में लिख देंगे। इस बात को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं a बाई क्या लिख सकते हैं b प्लस c इज इक्वल टू कितना दिया है 1/3, और फिर क्या दिया गया है c और बाई दिया गया है a प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया 5/7, और आपसे फाइंड करने के लिए क्या पूछा गया है b/a प्लस c। अगर a प्लस c का मान मिल जाए यहाँ पुट कर दे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ही हमसे पूछा गया। तो यहाँ से a b c का मान हमको निकालना है। अभी a b c का मान निकाले कैसे हम, इस बात को सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि आप लोग यही 3 लोग हो, मान लीजिए सपोज दैट एक a है, एक b है, एक c है। हमने a को 5 रुपए दिए, b को 3 रुपए दिए और c को 2 रुपए दिए। अब मैंने पूछा टोटल कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे 5 3 2, यानी कि टोटल कितने रुपए हैं 10 रुपए हैं, ठीक है। अगर अब मैं कह रहा हूँ कि c अपना पैसा मेरे पास लेके आए, b अपना पैसा मेरे पास लेके आए, m अपना पैसा मेरे पास लेके आए, तो मेरे पास कितने रुपए आए 10 रुपीज। अब फिर मैं कह रहा हूँ नहीं, पहले b आए मेरे पास, अब a आए, अब c आए, अब मेरे पास कितना पैसा है, तभी तो 10 रुपीज आएंगे कि उससे ज्यादा हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि a b c है और यहाँ भी वही a b c
वही 3 लोग हैं तो पैसा समान होना चाहिए, पैसे में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, अगर यहाँ देख रहे हैं B प्लस C को 3 मिल रहा है तो A को कितना मिल रहा है, टोटल कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। और अगर यहाँ हम देख रहे हैं C को मिल रहा है 5 और A प्लस B को कितना मिला 7, टोटल कितना मिल रहा है 12। वही ABC है, एक बार 4 मिल रहा है, एक बार 12 मिल रहा है, तो गलत हो गए। यानी दोनों प्लेस पर क्या होने चाहिए, दोनों स्थान पर बराबर पैसे होने चाहिए थे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन पैसों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा इसको ऐड कर लेना। तो 3 और 1 कितना हुआ 4 और 7 5 कितना हुआ 12 और बगल में कहीं लिख लेना है तो 4, 12 और हमेशा इसका एलसीएम निकालना। क्या निकालना, एलसीएम यानी लासा। इसका लासा कितना हो जाएगा 12 और इस 12 को इसी अनुपात में बांट देना, यानी 1 और 3 के अनुपात में बांट देना। तो जब बांटेंगे तो 3 1 कितना हुआ 4, 4 बराबर 12, 1 बराबर 3 तो 3 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 3 3 का 9। अब ये 12 को बांटेंगे 7 5 12, 12 बराबर 12 तो 1 बराबर 1 तो 5 बराबर 5 और 7 बराबर 7। अब ऐड करके चेक करते हैं, यहाँ ABC का पैसा कितना है 9 3 12, यहाँ ABC का पैसा कितना है 7 5 12, एकदम एग्जैक्ट आ गया, पैसा क्या हुआ है बराबर है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं तो A इक्वल टू कितना हुआ 3 और C इक्वल टू कितना हुआ 5, 5 3 कितना हुआ 8, टोटल कितना था 12। तो अब इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि B को कितना मिला 4 मिला, कितना मिला 4, क्योंकि 8 यहाँ से निकल गए तो B का मान कितना हुआ आपका, यहाँ से रख सकते हो 4 और A का मान कितना हुआ इतना, C का मान कितना हुआ 5 तो 5 3 कितना हुआ 8, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 3 8। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब कितना हुआ 1:2, यानी इस प्रश्नवाचक सिंबल के स्थान पर क्या आ जाएगा 1:2। क्या ये बातें समझ में आई? कभी भी इस तरह के पैसे का बंटवारा करना हो, अगर राशियां समान हैं तो पैसे हमेशा अलग अलग नहीं आने चाहिए। आप ऐसे टाइम एंड वर्क के भी प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा जाएगा कि ए कामा कर देगा कि B प्लस C किसी काम को इतने दिन में करती है, C A प्लस B किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो इतने इतने कितने दिन में करेंगे। सेम इसी तरह से काम, जैसे ABC काम कर रहे हैं चाहे अलग अलग हो सेम टू सेम, या पाइप एंड टंकी में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वहाँ भी ऐसे सेम आपको करना है, कोई चेंजिंग नहीं। कोई भी प्रश्न आए जहाँ कंपेयरिंग की बात हो, काम करने की बात हो और सेम लोग हों तो आप इस तरह से प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? तो इसका आंसर कौन सा था, आंसर नंबर 1:2 यानी कि 1:1 कितना है 2 यानी B। सबको समझ में आए? आइए तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह दिया गया यदि A/B ग्रेटर देन C/D तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए, बहुत लॉजिकल प्रश्न होते हैं, यहाँ बच्चा ध्यान नहीं देता तो प्रश्न अक्सर नहीं कर पाता। यहाँ ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना, अपनी तरफ से कोई डिजिट ले लो, A to Z कोई डिजिट ले सकते हो आप, स्वतंत्र हो, उससे इफेक्टिव नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/B इज ग्रेटर देन की बात कर रहा है कि अगर ये बड़ा है C/D से। अब इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर ये कोई डिजिट होगी, ये कोई संख्या रही होगी, मान लीजिए अगर ये 10 रही होगी तो ये 9 रही होगी, तभी तो 10 इससे बड़ा है 9 से। अगर ये 11 रहा होगा तो ये 10 रहा होगा, मान लीजिए ये 2 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा, ऐसे ही कोई ना कोई संख्या रही होगी जिसके बारे में हमको पता नहीं। तो इस पर हम क्या करते हैं, ABC पे हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी संख्या, तो अपनी तरफ से संख्या ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हो, कोई भी संख्या ले सकते हो, उससे इफेक्टिव नहीं। चलिए मान लीजिए हमने A बराबर कितना ले लिया 3 और B बराबर मैंने क्या ले लिया 2 और ग्रेटर ये होना चाहिए। अगर C बराबर मैंने क्या ले लिया 1 और D बराबर मैंने क्या ले लिया 2, सपोज दैट मैंने ले लिया 1। अब इससे ये निष्कर्ष निकल, इसको इससे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये आएगा 1.5 आएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.5, जाहिर सी बात है 3/2 ग्रेटर है 1/2 से। अब हमको क्या करना, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और हमको दिखाना है कि क्या AD लेस देन है CD या AD ग्रेटर देन है BC, या आपको दिखाना है AD इक्वल टू CD या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो अगर हम ये हमारा ये है, ये हमारा D है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा AD, तो AD की वैल्यू कितनी आई 6 देखिए, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ 1, यानी कि ये ग्रेटर है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि AD ग्रेटर है किससे, BC, यानी BC से ग्रेटर।
ये आपसे इससे ये यहाँ आप अपनी तरफ से कोई भी डिजिट ले सकते हो। कोई बच्चा यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, कोई बच्चा यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, उससे कोई इफेक्टिव नहीं है, आपके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यानी आपका AD ग्रेटर देन क्या है, BC। ये आपका अब यहाँ प्रश्न एग्जाम में घुमा भी सकता है, कह सकता है कि A अनुपात B लेस देन CD, ऐसा भी हो सकता है। फिर इसी तरह से आप ले लेंगे तो जो डिजिट बड़ी आएगी उसी की तरफ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर यहाँ मान लीजिए कुछ ना कह दिया गया है, तो अगर यहाँ समानुपात की बात करता है तो समानुपात के केस में मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। अगर समानुपात का केस रहेगा तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD। यहाँ थोड़ी सी गलत हो गया है कि AD इक्वल टू BC होना चाहिए था, BC होना चाहिए, दोनों प्लेस पे D हो गया है। तो जब ये समानुपात का केस आएगा तब इस केसेस के लिए और इस प्रश्न के लिए तो हमारा क्या है, AD ग्रेटर देन क्या है, BC, इसलिए आपका करेक्ट है। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न क्या कह दिया गया है, कह दिया गया एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के रूप में कह दिया गया 12 रुपये 90 पैसे हैं। तो कह दिया गया है कि आप ये बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या, यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो हमारा जो रेशियो दिया गया वो रेशियो दिया गया 3:2:3। ये कह दिया गया कि ये जो बैग में इतने के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के और उनका मूल्य बता दिया गया कितने रुपए, 12 रुपये 90 पैसे। अगर ये मान लीजिए 1 रुपये वाला है, ये सपोज डेट आपका 50 पैसे वाला है और ये आपका 10 पैसे वाला है, ठीक। तो अगर ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई, तो यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये हमारी क्या होगी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक अनुपात है। क्या है, अनुपात है। एक बात और ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप डायरेक्टली अगर ऑप्शन से कर लें तो बहुत इजी हो जाए। मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि कैसे एग्जाम में क्विकली आपको करना, तेजी से करना। तो अगर 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछी जाए तो ये, रुपए के सिक्के की संख्या पूछी जाए तो ये है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जाए तो ये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है और इसी में से कोई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो यहाँ क्या है, 2, यानी जो ऑप्शन होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 का क्या होगा, मल्टीपल। तो ये तो ऑप्शन 2 मल्टीपल है नहीं, ये मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल है, यानी इन दोनों में से कोई एक सही है। अगर हम 6 को ले लेते हैं तो यानी 2 = 6 हम कह सकते हैं कि 2 = कितना, 6 और 1 = कितना हो जाएगा, 3। तो यानी 1 = 3, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 रुपया है तो रुपया, और 6 है तो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 50 पैसे 6 में 3 होता है, और 10 30 का हो जाएगा, 3 है तो 10, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 10 पैसे के सिक्के की संख्या, यानी कि 1 = इतना है, यानी 1 = आपका 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90, यानी 9 3 12, यानी 12 रुपये 90 पैसे, यानी आपका आंसर हो गया 12 रुपये 90 पैसे। अब जाहिर सी बात, अगर इसको हम 12 को लेते हैं तो 2 = 6 हो जाएगा, और जैसे यहाँ 6 हो जाएगा तो अब यहाँ 3 = 6 3 18, यानी 18 रुपये हो जाएंगे। तो 18 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ज्यादा हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ये आपका क्या था, करेक्ट था। आइए लेकिन इस प्रश्न को मैं आपको लगा के भी बताता हूँ कि कैसे प्रश्न को आप लोग हल करेंगे, बेसिक तरीके से कैसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया था कि अनुपात, प्यारे बच्चों, जो अनुपात होता है वो ओरिजिनल नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया कि 3:2:3। अब मान लीजिए कि ये अनुपात है, तो अनुपात को ओरिजिनल अगर संख्या में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए वो कांस्टेंट आपका x है, या k भी मान सकते हैं, कुछ बच्चे k भी मान लेते हैं, उससे दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, ये हुआ ओरिजिनल। तो ये क्या हुई, एक तरह से क्या हुई, संख्या। अब हमको अगर 1 रुपए की संख्या निकालना तो x का मान अगर पता हो तो मल्टीप्लाई कर दे संख्या, 50 पैसे का तो x से मल्टीप्लाई कर दे, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने गलती से k लिख दिया। अगर सब जगह अगर आपको लिखना है तो एक ही तरह के वर्ड्स लिखने, या तो टोटल आप k लिखो या तो टोटल आप x लिखो, 2 तरह के चराचर का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब ये हुआ अनुपात। अब मान लीजिए ये रुपए, तो रुपए की जितनी भी संख्या होती है एक्चुअली वो रुपया ही होता है, तो ये आपका रुपया है डायरेक्ट। और 50 पैसे की जितनी भी संख्या होती है, जैसे मैंने कह दिया मेरे पास 2 50 पैसे हैं, तो कितने रुपए हुए, 2 से डिवाइड कर दिए 1 रुपए,
यानी कि 50 पैसे की जो संख्या होती है उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ता तो रुपए में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने कहा मेरे पास 4 50 पैसे, तो 2 50 पैसा 1 रुपया, 2 50 पैसा 1 रुपया आपका हुआ, तो यानी 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। जो 2 इसको रुपए में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x रुपये। और ये आपका कितना है, 10 पैसा। तो 1 रुपए में कितने 10 पैसे होते हैं, 10 पैसे होते हैं। अगर 10 से रुपए को डिवाइड कर दें तो यानी कि अगर ये पैसा है और इस पैसे को अगर ये 10 पैसे की संख्या, तो 10 से अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे हम कहते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी कि जैसे 100 हुआ तो 1 रुपया हो गया, तो यानी 10 से अगर इस पे हम डिवाइड कर देते तो ये भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब कह रहा कि नहीं टोटल रुपए बैग में कितने हैं, यानी 12 रुपए 90 पैसे हैं, तो 12 रुपए 90 पैसे आप अब इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं, जब 10 से डिवाइड मैंने कर दिया 10 से, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 3x और y कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना होगा 12 रुपए 90 पैसे। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़े तो 10 × 40 और 3 कितना होगा 43, 43 y कितना हुआ 10, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 43 x y कितना हुआ 10 इज इक्वल टू आपका कितना 12 रुपए 90 पैसे। अगर ये डेसिमल ना होता तो 43 आपका जब मल्टीप्लाई करें तो तिया कितना हो जाएगा 129, 1 दशमलव लग जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। और यानी कि अगर हमको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई तो यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 2x है, x का मान कितना है 3, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, यानी 50 पैसे के सिक्कों। अगर पूछता 10 पैसे के सिक्कों की संख्या तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, अगर रुपए का पूछता तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो रुपए की संख्या आपको मिल जाती। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 6 है। ये बेसिक तरीका था। जनरली ऐसे प्रश्नों को अगर ऑप्शन से लगाए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो एग्जाम में अक्सर आप ऑप्शन से ही, जहां भी सिक्के से रिलेटेड प्रश्न आए तो तुरंत आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन में कर लें। और अक्सर 2 ऑप्शन कट जाते हैं, 2 ऑप्शन रहते हैं। कभी कभी रेयर केस ऐसा भी आ जाता है कि एक ही ऑप्शन कटता है और तीनों इनवैलिड होते हैं, तो आप तुरंत उसी को आंसर कर दें, प्रश्न को लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न सेम उसी तरह का है। एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे, 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे, कभी कभी एग्जाम में आता है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, बस ये डिजिट कन्वर्ट कर देगा, नंबर्स बदल देगा, प्रश्न सेम रहते हैं। तो कह दिया 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, कितने अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में। तो इसका मतलब अगर ये 25 पैसे का है, ये 10 पैसे का है, तो ये 5 पैसे। अब पूछा गया कह दिया गया उनका कुल मूल्य 30 रुपए है, तो कह दिया गया है कि आपको संख्या ज्ञात करनी है किसकी 5 पैसे की संख्या। तो 5 पैसे की संख्या कौन है, ये लास्ट, क्योंकि अगर ये 25 का है तो ये 10 का है तो ये 5 का है। तो 5 यानी कि अगर जो ऑप्शन 3 से कटे वो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। ये यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में प्रश्न। ये तो देखिए अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ रहे हैं, बच्चा अपना टाइम खराब कर देगा, प्रश्न को लगाएगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ नहीं है, तो 3 की डिविजिबिलिटी है नहीं है, 3 की डिविजिबिलिटी है नहीं, यहाँ ओनली 1 ऑप्शन है 3 की डिविजिबिलिटी, आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। मान लीजिए 2 ऑप्शन होते 3 की डिविजिबिलिटी, तो 1 से सेटिस्फाई करते नहीं होता तो अगला अपने आप हो जाता। और लगाने की कंडीशन सेम है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2x और कितना हो जाएगा 3x। अब कह दिया गया है कि 25 पैसे, तो जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होती है तो 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं, तो यहाँ 4 की डिविजिबिलिटी आपको करनी है। और यहाँ आपका कितना है 10 पैसे की सिक्का, तो कितनी होती है 10 की डिविजिबिलिटी डिवाइड करना है। और यहाँ आपको कितना 5 पैसे की, तो 1 रुपए में 20 5 पैसे होते हैं, तो यहाँ आपको क्या करना है 20 से डिवाइड करना है। अब इस भिन्न के जोड़ को जोड़ेंगे तो जैसे रुपए में कन्वर्ट हुआ तो टोटल रुपए कितने हुए 30। अब भिन्न का जोड़ है, जोड़ करके x का मान निकाल करके ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 यानी 5x और प्लस कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 2 दूनी 4 और ये आपका कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12, 12x बाय 20, अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12x और बटे कितना होगा 20 और इज इक्वल टू आपका कितना होगा 30। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, अगर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। x की वैल्यू 50 और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3x है, तो 50 दिया कितना हुआ 150, यानी कि 150 आपका क्या है करेक्ट है। इतना टाइम आप चाहते तो डायरेक्ट बचा सकते थे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न
अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न सेम उसी तरह से है। कह दिया गया एक व्यक्ति बैंक से 5 रुपए, अब की बार रुपए की बात कर रहा, पैसे की बात नहीं कर रहा, रुपए की बात कर रहा। एक व्यक्ति बैंक से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के बराबर नोट बैंक से निकाले, यदि कुल मूल्य 1400 रुपए, तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कभी कभी कैसा होता है कि बैंक पे हम जाते हैं और बैंक मान लीजिए कि बैंक में पैसे खत्म हो गए हों और कोई पर्सन बहुत इमरजेंसी में जाता हो, उसको थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक वगैरह में छुट्टे पैसे रहते हैं, तो बैंक ने कहा कि ठीक है भाई, आपको मैं 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के कुछ नोट मेरे पास हैं, उन नोटों को मैं आपको दे देता हूँ। तो उस पर्सन को 1400 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उस बैंक में 5 रुपए की जितनी नोट थी उतनी ही नोट 10 रुपए की थी, उतनी ही नोट 20 रुपए की थी, यानी तीनों प्रकार के नोटों की संख्या क्या थी, बराबर थी। तो कहा कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोट अगर 5 रुपए की नोट की संख्या पता चल जाए तो जितनी 5 रुपए की रही होगी उतनी 10 रुपए की रही होगी, उतनी 20 रुपए की रहे, अगर तीनों जोड़ दे तो कुल नोटों की संख्या हो जाएगी। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 5 रुपए की एक्स नोट रही होगी, अगर सपोज दैट हमारे पास, आइए ये थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, तो ये आपका है, अगर इस पर हम लोग करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर तीनों प्रकार के नोटों की संख्या बराबर हो तो x और x तीनों प्रकार के नोट बराबर है, तो कुल कितने नोट हो जाएंगे, x प्लस कितने नोट हो जाएंगे, 3x। यानी अगर x का मान पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि बैंक ने हमको कुल कितने नोट दिए। तो यानी 5, अगर 5 रुपए की x नोट दिए हैं तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रुपए में चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे पास 5 रुपए की मान लीजिए 5 नोट है और 5 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं 25 रुपए है, यानी कि ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। 10 रुपए की जितनी नोट है 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रुपए में कन्वर्ट हो गया, और 20 रुपए की जितनी नोट है 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया, रुपए में। और कुल रुपए उसके पास कितने हैं, 1400 रुपए हैं। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 35 x बराबर कितना हो जाएगा, 1400। आप जानते हैं कि 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी 4 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 40। यानी अगर 5 रुपए की 40 नोट थी तो 10 रुपए की भी 40 नोट रहेंगे, 20 रुपए की भी 40 नोट रहेंगे, तो कुल टोटल नोट कितनी हो जाएंगी, 40 या 120। यानी बैंक ने उसको कितने कुल नोट दिए हैं, तो 120 नोट दिए थे बैंक ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है, कह दिया गया एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कम करता है और कहता है कि और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो मूल वेतन बिल और नए वेतन बिल में क्या अनुपात होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा गया है, मान लीजिए कि आप अपने घर के पूरे काम को करने के लिए 10 लोगों को रखे हैं, 10 लोग आपके पूरे काम को कर रहे हैं और उनका कुछ एक वेतन आपने फिक्स किया होगा कि 10 लोगों को 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार रुपया आप देंगे। लेकिन उसी आपने क्या किया, उन 10 लोगों में से 4 लोगों की छुट्टी कर दी, अब 6 लोग बचे। अब वही काम 6 लोग करते हैं तो 6 लोग नाराज होंगे कि भाई इसी काम को हम 10 लोग करते थे, अब हम 6 लोग इसी काम को करने जा रहे हैं। तो 6 लोगों को खुश करने के लिए वो मालिक क्या करेगा कि इन लोगों का पैसा कुछ बढ़ा देगा। तो जब पैसा बढ़ा देगा तो ये लोग कहेंगे ठीक है भाई, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ा तो पैसा हमारा बढ़ गया। तो ये कह रहा कर्मचारियों की संख्या को घटा रहा है, लेकिन उनके वेतन को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। लेकिन कितना बढ़ा रहा है कि उसका फायदा हो जाए नुकसान, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो नुकसान हो जाएगा, कम बढ़ाएगा उसका फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि अगर कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर रहा है, अगर पहले उसके मकान में 8 लोग काम करते थे तो अब 5 लोग काम करेंगे। अब कह रहा है ठीक है 5 लोग काम करेंगे, लेकिन पहले वो जब वेतन कितना देता था 7, तो अब कितना देगा 9। पहले वेतन कितना देता था 7 वेतन देता था, अब वेतन कितना दे रहा है 9 दे रहा है। यानी कि जब वो 8 लोगों से काम कराता था तो 7 रुपए देता था, अब जब 5 लोगों से काम कराना है तो 9 रुपए दे रहा है। तो ये 5 लोग वाले भी खुश हो जाएंगे, चलो अच्छा 3 लोग घर चले गए, हमको 7 रुपए मिल रहे, मुझे 9 रुपए मिल रहे, तो दोनों लोग सेटिस्फाई हो गए। तो यानी अगर पहला वेतन बिल देखा जाए तो 8 लोग काम करते थे तो 7 रुपए मिलते थे, तो 8 से कितना हुआ 56 रुपए। यानी कि उसका पहले का खर्चा यानी मूल खर्चा कितना था 56 रुपए। अब नया खर्चा जब लोगों को कम किया है तो 9 बचे कितना हुआ 45, कितना हुआ 45।
यानी कि नया वेतन बिल यानी मूल वेतन बिल और नए वेतन बिल के बीच क्या अनुपात हुआ, ये अनुपात हुआ। अब देखिए उसने आदमियों को भी कम कर दिया और थोड़ा सा उनका पैसे भी बढ़ा दिया, तो दोनों लोग आपस में खुश हैं और कंपनी यानी कि जो नियोक्ता था उसको भी एक तरह से फायदा भी हुआ। पहले उस कंपनी का खर्च 56 रुपये आता था, खर्च कितना आ रहा, 45 रुपीज़ आ रहा है, यानी 45 रुपये आ रहा है। तो ये आपका प्रश्न क्या आपको समझ में आया? तो ऐसे और सारे प्रश्नों को मैं अगली स्लाइड में आपको कराऊंगा। आप क्या करिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।